हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत में कृषि। तो भारत में कृषि जो टॉपिक है, उस टॉपिक से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए और वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? भारत में कृषि। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम है वो है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ए ऑप्शन सही होगा। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी व तीसरी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 1966-67 में शुरू की गई थी। कब हुई थी? 1966-67 में। हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो इन कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन है, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती है। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में आरंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। खरीफ के मुख्य धान है चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। रबी के प्रधान धान्य है गेहूं, चना, जौ और अलसी। तो खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये गलत है, क्योंकि बसंत ऋतु के अंत में फसल नहीं काटी जाती है। बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है वो रबी की फसल काटी जाती है, जबकि खरीफ की फसल काटी जाती है वो शरद ऋतु के आरंभ में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतःवर्ती यानी जायज फसल है वे फसलें जो हरी भरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। जायज फसलें वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। जायज फसलें वे फसलें जो कुछ कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं, जो कीटनाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जायज फसल क्या है? तो जायज फसल के बारे में बी ऑप्शन सही है। प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। जायज की फसल कब बोई जाती है? तो ये अप्रैल मार्च में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। जो कुल जनसंख्या है
उसको उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है जनसंख्या घनत्व, औष्णिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व। तो क्या मिलता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर कायिक घनत्व प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पारंपरिक कृषि, नव कृषि नीति। तो HIV को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। अगला क्वेश्चन है, झूम है एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, कृषि खेती का एक प्रकार। तो झूम क्या है? झूम एक कृषि खेती का प्रकार है जो भारत के पहाड़ी इलाकों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, खेती की झूम विधि का व्यवहार करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो झूम की खेती का कहाँ किया जाता है? तो मुख्यतः जो झूम की खेती है वो नागालैंड में की जाती है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है शहरीकरण, उग्रवाद, झूम कृषि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है वो है झूम कृषि। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, कृषि भूमि प्लस परती भूमि, पुरानी परती भूमि प्लस वर्तमान परती भूमि, कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को क्या कहते हैं? कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो झूम कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है? ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कृत्रिम दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मर्दा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत में झूम कृषि के बारे में क्या सही है? तो इसमें 1, 2, 3 ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश प्रथा में है। इसे कृत्रिम दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मर्दा की उर्वरता कुछ वर्ष में समाप्त हो जाती है। तो तीनों ही कथन भारतीय झूम कृषि के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो इनमें से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र कौन सा करता है? सस्य आवर्तन, समुच्चय रेखीय मेड़, मिश्रित कृषि, ढलान कृषि। जो ढलान कृषि है वो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। बागान कृषि पैदा की जाती है केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें, चार फसलें। तो बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन। चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, केला, अंगूर, नारियल। चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। चाय, रबर, नारियल और कहवा।
निम्नलिखित में से उस कृषि को कहा गया है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। तो जिस कृषि में कृषि व पशुपालन दोनों साथ में किए जाए उसे क्या कहते हैं? गहन कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, शुष्क खेती। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इनमें से मिश्रित कृषि की कौन सी विशेषता है? दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन, अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो जल संवर्धन मृदा रहित कृषि को कहते हैं। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। बिहार तथा उड़ीसा, असम तथा बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। तो जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 85%, 70%, 55%, 40%। तो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है कुमारी, झूम, पेंडा, ये सभी। तो भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो ये तीनों ही नाम भारत में स्थानांतरित कृषि के हैं, कुमारी, झूम, पेंडा। समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं प्लस सरसों, आलू प्लस धान, कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गेहूं प्लस सरसों समानांतर फसल का एक उदाहरण है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है एक ही साथ दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, एक ही साथ दो फसल उगाने को कृषि में युग्म पैदावार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान पर, गंगा के मैदान में। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दक्कन के पठार पर अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है ईख की, कपास की, धान की या गेहूं की। जो ईख है वो भारत में सिंचित क्षेत्र की सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2011 का किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इन राज्यों में से हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का
प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह कौन सा है? वृष्टि। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी कौन सा है? तो वो है पंजाब। पंजाब है वो भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। एक फसली कृषि की विशेषता है जलवासी कृषि की, व्यापारिक अन्न कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, जैविक कृषि की। तो एक फसली कौन सी कृषि की विशेषता है? तो यह व्यापारिक अन्न कृषि की। फसल चक्र आवश्यक है विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, पादपों प्रोटीन वृद्धि हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।